नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीटी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में है, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्में राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और जन जागरूकता पैदा करने के प्रयास में इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नवनिर्मित परिसर को भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी वितरित करेंगे। साथ ही उन किसानों के साथ बातचीत करेंगे जो नवीन तरीकों का उपयोग करते हैं। जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों को हल करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विशेष लक्षणों वाली फसल की किस्मों को विकसित किया गया है। जलवायु को लेकर लचीलापन और ऊंची पोषक तत्व सामग्री जैसे विशेष गुणों वाली 35 ऐसी फसलों की किस्मों को साल 2021 में विकसित किया गया। इनमें सूखे को बर्दाश्त करने वाली चने की किस्म, विल्ट और स्टार्लिटी, मोज़ैक प्रतिरोधी अरहर, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म, चावल की रोग प्रतिरोधी किस्में, गेहूं, बाजरा, मक्का, चना, किनुआ, कुटू, विनगट बीन और बाबा फावा बीन की बायो फोर्टिफाइड किस्में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का किया शुभारंभ। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब तक के ये मिशन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभिक चरण में लागू था, लेकिन आज इसको देश भर के और कल इसको देश भर के लिए लॉन्च कर दिया गया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक के लिए एक स्वास्थ्य आईडी दिया जाना शामिल है, जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में भी कार्य करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत है। पीएम मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हर देशवासी को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी, जिससे हर नागरिक का हेल्थ कार्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मिशन से देश के गरीब और मध्यम वर्ग को इलाज में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में गांव और घर के निकट स्वास्थ्य सेवा केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है। इन केंद्रों से लोगों को विस्तृत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। जमीन से आसमान में मार करने वाले आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का परीक्षण सोमवार को सफल रहा। ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में से दागे गए इस मिसाइल ने टारगेट को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। आकाश प्राइम मिसाइल ने दिखाया कि वे किस तरह दुश्मन के विमानों का पता लगाकर इसे ध्वस्त करने में सक्षम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस साल के स्थापना दिवस की थीम हिमालयी क्षेत्र में आपदा की घटनाओं का व्यापक प्रभाव है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा समापन भाषण देंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, अजय कुमार मिश्रा और निशित प्रामाणिक और केंद्रीय गृह सचिव भी स्थापना दिवस समारोह में शामिल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जारी। इस क्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की रखी आधारशिला। इन परियोजनाओं में बारामूला, गुलमर्ग, वायलू, दोनीपावा और दोनीपावा से आशाजी पोरा तक हाईवे निर्माण शामिल हैं। उन्होंने 2,948 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले 42 किलोमीटर लंबे 4 लेन श्रीनगर रिंग रोड की आधारशिला भी रखी। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगों को दोपहिया वाहनों का वितरण किया। जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कुलगाम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी अब असम की वादी बन चुकी है, अमन की वादी बन चुकी है। उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए चोलगाम में नवनिर्मित पावर ग्रिड स्टेशन का उद्घाटन किया। साथ ही एकलव्य मॉडल स्कूल के कामकाज की समीक्षा भी की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व युवा मामलों व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पडगाम में बहुउद्देशीय इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का किया उद्घाटन। इसके अलावा केंद्रीय खेल मंत्री ने पुलवामा की राजपोरा और अनंतनाग के बिजबेहरा के मिलिंदरू सू के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया।
जम्मू कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देने की पहल के तहत खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गांधरबल में खिलाड़ियों और खेल अधिकारियों की बैठक के दौरान प्रदेश में खेलों के विकास व खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने संबंधी उनके सुझावों को आमंत्रित किया व खेलों के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की। कश्मीर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गांधरबल के मिनी सचिवालय में जम्मू कश्मीर के पंचायत गतिविधियों डीडीसी के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने उनकी मांगों को सुना व विकास कार्यों को सुचारू रूप से धरातल पर उतारने के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय खेल मंत्री ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर गांधरबल जिले में माता खीर भवानी मंदिर का दौरा कर पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने लोगों से धार्मिक पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध कश्मीर के स्थलों का दौरा करने का आग्रह भी किया। इस मौके पर उन्होंने कश्मीरी पंडित परिवार से मुलाकात कर बदले हालात का जायजा लिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन मध्य प्रदेश के निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचन हो गए हैं। राज्यसभा के लिए चुने जाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के सभी विधायकों के प्रति आभार जताया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। बीजेपी उम्मीदवार एस सेल्वा गणपति को पुडुचेरी से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से बचा जाना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधों में बाधा आती है। वो भारतीय लोगों और खासतौर पर छात्रों की चीन यात्रा पर प्रतिबंध का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मानवीय और कम जटिल मुद्दों पर चीनी अधिकारियों को अधिक संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि भारतीय यात्रियों पर चीन की निरंतर यात्रा पाबंदी एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इस बीच भारतीय छात्रों ने सोमवार को दिल्ली में चीनी दूतावास के सामने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन करीब 2 घंटे तक चला, जिसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। रॉयल नेवी ऑफ ओमान के कमांडर रियर एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहसिन अल रहबी और भारत की नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने सोमवार को व्हाइट शिपिंग सूचना के आदान प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नौसेना प्रमुख की ओमान की जारी यात्रा के दौरान मस्कट के समुद्री सुरक्षा केंद्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ओमान की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर में IFC, IOR भारत और MSC ओमान के माध्यम से मर्चेंट शिपिंग ट्रैफिक पर सूचना के आदान प्रदान की सुविधा होगी और इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा एवं सुरक्षा में वृद्धि होगी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने सोमवार को राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह को 1987 में पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़का वासाला, भारतीय सेना अकादमी देहरादून और NCC के पूर्व छात्र होने के साथ साथ उन्होंने वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, महू में हायर कमांड फोर्स और नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज कोर्स में भाग लिया। चक्रवाती तूफान गुलाब रविवार की रात ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों से टकराया। तूफान के टकराने के बाद समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी और कई इलाकों में तेज बारिश भी हुई। तूफान की तीव्रता घटने के साथ ही कमजोर होकर ये कम दबाव में बदल गया। आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और तटीय आंध्र के 1 से 2 अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की बात मौसम विभाग द्वारा कही गई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। उड़ीसा में तूफान का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की। राज्य के विशेष राहत आयुक्त ने बताया कि किसी के घायल होने या किसी के नुकसान की कोई सूचना नहीं। चक्रवात की स्थिति के मद्देनजर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में समीक्षा बैठक की। उन्होंने घोषणा की कि चक्रवात के कारण मृत हुए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और अधिकारियों से राहत और बचाव में काम में तेजी लाने और स्थिति को सामान्य बनाने के निर्देश दिए। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में 1358 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सरकार ने तूफान प्रभावित 13 मंडलों में 61 शिविर स्थापित किए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन बल और पुलिस राहत एवं बचाव कार्यों में लगे हैं। विशाखापट्टनम में तूफान की वजह से हो रही भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है।
चक्रवाती तूफान गुलाब का असर अब झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर रह सकता है। इसके अलावा मौसम विभाग के अनुसार मुंबई और महाराष्ट्र में अगले 12 घंटों में तूफानी हवाएं चलने की संभावना। कोयला मंत्रालय के मनोनीत प्राधिकरण ने आज 11 कोयला खानों में, जिनमें कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम की किश्त 12 के तहत 4 खदानें और MMGR अधिनियम की दूसरी किश्त के तहत 7 खदानों की बिक्री के लिए नीलामी प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत। इन 11 खदानों में से 6 पूरी तरह से खोजी गई हैं और 5 आंशिक रूप से खोजी गई हैं। ये वह खदानें थीं जिनकी इस साल 25 मार्च को पहले नीलामी प्रयास में पेशकश की गई थी और उन्हें एकल बोलियां प्राप्त हुई थीं। ये नीलामी प्रक्रिया 2 चरण में पारदर्शी और प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर ऑनलाइन तरीके से की जाएगी। चुनाव आयोग ने भवानीपुर में उपचुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन 2 पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प पर रिपोर्ट मांगी। बीजेपी ने टीएमसी समर्थकों पर पथसभा के दौरान दिलीप घोष की गाड़ी पर हमले का आरोप लगाया। इस दौरान भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई। केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानून के विरुद्ध में 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने सोमवार को किया भारत बंद का ऐलान किया था। देश के अलग अलग हिस्सों में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सभी सरकारी और निजी दफ्तरों, संस्थानों, बाजारों, दुकानों और उद्योगों को बंद रखने की अपील की गई थी। हालांकि देश के सभी हिस्सों में बंद का कोई असर नहीं दिखा। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। जितिन प्रसाद को टेक्निकल एजुकेशन, पलटू राम को सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, संगीता बलवंत को सहकारिता, धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास विभाग दिया गया है। राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार को राजस्व विभाग, राज्य मंत्री संजीव कुमार को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, राज्य मंत्री दिनेश खटीक को जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का दायित्व मिला है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गन्ना मूल्य में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर गन्ना मूल्य को 350 रुपए प्रति क्विंटल करने का काम किया है। इस मूल्य वृद्धि से आगामी सत्र में गन्ना किसानों को लगभग 4000 करोड़ रुपए का सीधा फायदा होगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आईटीबीपी की 40वीं बटालियन के जवानों ने 5 लीटर के प्रेशर कुकर में भरे आईईडी को बकर खट्टा से के नजदीक सड़क किनारे से किया बरामद। आईईडी को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक जर्जर 3 मंजिला इमारत ढहकर गिर गई। इस हादसे में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं। इमारत ढहने से पहले ही दमकल विभाग ने इमारत को खाली करा लिया था। इमारत 70 से 80 साल पुरानी थी। तमिलनाडु पर्यटन विभाग ने सोमवार को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर डिस्कवर तमिलनाडु इन्फ्लुएंसर्स ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत। ये 10 दिवसीय अभियान है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान का एक नया कीर्तिमान स्थापित। कोविन ऐप के मुताबिक सोमवार तक देश में 87 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। सोमवार को एक बार फिर 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन दी गई। सोमवार तक देश में 64 करोड़ से अधिक लोगों ने कोविड की पहली खुराक, जबकि 22 करोड़ 98 लाख लोगों को कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक लगाई गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26,041 नए मामले, वहीं 29,621 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.78%। मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के चौथे चरण में दोपहर 1 बजे तक रिकॉर्ड 4.14 लाख से ज्यादा कोविड टीके दिए गए। राज्य में पात्र लोगों को 100% पहले खुराक का टीका देने को लेकर चलाए गए अभियान को लेकर खासा उत्साह नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत संघ द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के कार्यान्वयन के लिए प्रार्थना करने वाली एक रिट याचिका को किया खारिज। हालांकि पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता देने की इच्छा जताई ताकि एक नई याचिका तैयार की जा सके, जिसमें विषयों और तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत किया गया। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अदालत परिसरों में सुरक्षा के बारे में एक याचिका पर वे 29 सितंबर को करेगा सुनवाई। राष्ट्रीय राजधानी में एक अदालत परिसर में हाल ही में गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।
your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। मुंबई उच्च न्यायालय ने एक स्वतंत्रता सेनानी की विधवा की पेंशन रोके जाने को अनुचित बताया और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। स्वतंत्रता सेनानी की 90 वर्षीय पत्नी ने याचिका में सरकार की पेंशन योजना का लाभ देने का अनुरोध किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने अपनी याचिका में नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अवहेलना बताया है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की सीबीआई जांच में सीजेएम कोर्ट ने आरोपियों की 7 दिन की रिमांड की मंजूरी कर ली है। सीबीआई अब गिरफ्तार मुख्य आरोपी स्वामी आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी रहे आज्ञा प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी से भी होगी पूछताछ। चुनाव के बाद हिंसा के मामलों का अंतिम निपटान के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के इसी कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। बॉलीवुड गायक और अभिनेता यो-यो हनी सिंह से जुड़े घरेलू हिंसा मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में आज सुनवाई होने की संभावना। ड्रग्स बरामदगी के मामले में 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए अभिनेता अरमान कोहली की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। एनसीबी ने छापेमारी कर उनके घर से कोकीन बरामद की थी, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। होशियारपुर की एक निचली अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और पार्टी उपाध्यक्ष दलजीत सिंह चीमा के खिलाफ पार्टी के गठन के संबंध में उनके उपक्रमों से जुड़े कथित जालसाजी मामले में आज होनी है सुनवाई। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने श्रम ब्यूरो द्वारा तैयार साल 2021 में पहली तिमाही के रोजगार आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के मुताबिक कोरोना काल में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में 3 करोड़ 8 लाख लोगों को मिला रोजगार। साल 2013 और 14 के आर्थिक सर्वे में दिए गए आंकड़ों के मुकाबले रोजगार में 29% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। इस दौरान रोजगार में सबसे ज्यादा 152% बढ़ोतरी सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीओ क्षेत्र में दर्ज की गई। सर्वे में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित साल 2021 के अप्रैल, मई और जून महीनों को शामिल किया गया है। इस आर्थिक सर्वे में 9 क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें विनिर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी और परिवहन जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। पहली तिमाही के रोजगार सर्वे के जारी आंकड़ों के मुताबिक स्वास्थ्य क्षेत्र में 77%, शिक्षा क्षेत्र में 39%, परिवहन क्षेत्र में 68%, निर्माण क्षेत्र में 22% रोजगार बढ़ोतरी दर्ज की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को अपने मेक्सिको के अपने समकक्ष मार्सेलो एब्राड सी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक सहयोग, व्यापार और निवेश, अंतरिक्ष सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में हिस्सा लिया।
उन्होंने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार की गई व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर भारत का पक्ष रखा। श्रृंगला ने कहा कि परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लिए भारत भी प्रतिबद्ध। विदेश सचिव ने कहा कि हमारा मानना है कि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व का लक्ष्य एक तय प्रक्रिया के जरिए हासिल किया जा सकता है। इसके तहत वैश्विक शक्तियां भेदभाव रहित बहुपक्षीय ढांचा अपनाकर सार्वभौमिक प्रतिबद्धता को पूरा कर सकती हैं। जर्मनी के आम चुनाव में मध्य मार्ग की वामपंथी सोशल डेमोक्रेट पार्टी ने सर्वाधिक मत हासिल किए। उसने बेहद करीबी मुकाबले में निवर्तमान चांसलर एंगेला मर्केल की मध्य मार्ग की दक्षिणपंथी पार्टी यूनियन ब्लॉक को हरा दिया। अब एसपीडी के उम्मीदवार ओलाफ शुल्ज देश के नए चांसलर हो सकते हैं। जर्मनी में एसपीडी पार्टी ने ग्रीन्स और एफडीपी के साथ गठबंधन बनाने के प्रयास बढ़ाए। एफडीपी और ग्रीन्स पार्टी इस बार किंग मेकर साबित हुई है। जर्मनी में पहली बार 3 पार्टियों का गठबंधन सत्ता में आ रहा है। आपूर्ति चेन संबंधी संकट की वजह से ब्रिटेन के अधिकतर पेट्रोल पंपों पर ईंधन की उपलब्धता प्रभावित। लोगों द्वारा आपूर्ति न हो पाने की आशंका से की गई ईंधन खरीदारी से ये स्थिति पैदा हुई है। ब्रिटेन सरकार ने आपूर्ति चेन संबंधी संकट को देखते हुए सेना को तैयार रहने को कहा। सप्लाई चेन के संकट ने खाद्य आपूर्ति को भी किया प्रभावित। इससे महंगाई बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। उत्तर कोरिया ने एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। रेल द्वारा दागी जा सकने वाली मिसाइल के परीक्षण के 2 सप्ताह बाद हुए इस परीक्षण से कई देशों की चिंताएं बढ़ी। संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के दूत ने अमेरिका से शत्रुता पर आधारित नीति छोड़ देने का किया आग्रह। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया के अपने सुरक्षा के अधिकार से कोई इंकार नहीं कर सकता। स्पेन में ज्वालामुखी फटने के बाद से पैदा स्थिति और बिगड़ी। आसपास के सैकड़ों नागरिकों को लगातार लावे की वजह से भारी संकट का करना पड़ रहा है सामना। ज्वालामुखी विस्फोट से 350 से अधिक मकानों को पहुंचा नुकसान। इजरायल ने अमेरिका से कहा कि वो ईरान के खिलाफ अपने तेवर और अधिक कड़े कर ले। इजरायली प्रधानमंत्री ने अमेरिका द्वारा ईरान के साथ परमाणु संबंधी बहाल करने के प्रयासों का किया विरोध। विश्व भर में कोविड संक्रमण के मामले 23 करोड़ को पार कर गए हैं। अब तक 23 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इनमें से 20 करोड़ 97 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। विश्व भर में कोरोना से अब तक 47 लाख 68 हजार लोगों की गई जान। अमेरिका पर वायरस की सबसे ज्यादा मार पड़ी है, जहां 7 लाख 7 हजार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है कोरोना से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज ली। संघीय स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ बूस्टर खुराक को मंजूरी दी जाने के बाद बाइडेन को फाइजर की तीसरी खुराक मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि बूस्टर डोज महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें अधिक लोगों को टीका लगवाना है। बाइडेन ने कहा कि 77% से अधिक अमेरिकी वयस्कों ने कम से कम एक टीका प्राप्त किया है और लगभग 23% ने कोई शॉट नहीं लिया है, जो पूरे देश को नुकसान करेगा। न्यूयॉर्क के अस्पताल अपने उन हजारों स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त करने की तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना टीका नहीं लगवाया है। न्यूयॉर्क प्रशासन इन स्वास्थ्य कर्मियों को हटाने से पैदा खाली जगह भरने के लिए नेशनल गार्ड की मदद लेने पर विचार कर रहा है। टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत पार्ट 1 की रिलीज डेट का खुलासा। पूजा एंटरटेनमेंट निर्मित फिल्म अगले साल क्रिसमस के मौके पर 23 दिसंबर को होगी रिलीज। कंगना रनौत हाल में फिल्म थलाईवी में जयललिता का किरदार निभाने के लिए अपना वजन 20 किलो बढ़ा लिया था। माधुरी दीक्षित जल्दी ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने वाली है। माधुरी की वेब सीरीज फाइंडिंग अनामिका का फर्स्ट लुक जारी। शहनाज गिल और दिलजीत दोसांझ की पंजाबी फिल्म हौसला रख का ट्रेलर जारी। दुनिया भर में ये फिल्म 15 अक्टूबर को दशहरे पर होगी रिलीज। फिल्म मेकर इम्तियाज अली काफी समय से पंजाबी गायक अमर सिंह चमकीला की बायोपिक में कार्तिक आर्यन और सारा अली खान नजर आ सकते हैं। संजिला बंसाली ने फिल्म के प्रति अपने प्यार को लेकर अपने बचपन की याद साझा की। सुपरस्टार आर माधवन की आगामी मोस्ट अवेटेड फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। ये फिल्म अगले साल 1 अप्रैल को होगी रिलीज। फ्रांस की एक कंपनी द्वारा विकसित एक तकनीक दृष्टिबाधित लोगों के जीवन को कम कठिन बनाने का समाधान लेकर आई है। इसके तहत एक उपकरण तैयार किया गया है जो रास्ते की बाधा के बारे में सतर्क करेगा। फ्रांसी कंपनी द्वारा विकसित तकनीक के अनुसार इस उपकरण में सेंसर का उपयोग हुआ है। ये व्यक्ति को चीजों से टकराने से रोकने के लिए बीप करता है और संदेश भेजता है। भारतीय शेयर बाजार कल मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 29.41 अंक की तेजी के साथ 60,077
.88 अंक के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 17,855.10 अंक के स्तर पर बंद हुआ। भारत में सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। कल सोने का भाव 83 रुपये यानी 0.18% की बढ़त के साथ 46,078 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। अमेरिकी शेयर बाजार में मिला जुला रुख देखा जा रहा है। वॉल स्ट्रीट में कारोबार समाप्ति पर मिला जुला रुख रहा। सितंबर के आखिरी सप्ताह के निवेशकों के रुख का अमेरिकी बाजारों पर असर नजर आ रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग के 41वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की होगी भिड़ंत। इयॉन मॉर्गन की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम दूसरे चरण में बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं आज होने वाले दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स 11 से। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मुंबई को इस मैच को हर हाल में होगा जीतना। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के 40वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। हैदराबाद ने राजस्थान से मिले 165 रनों के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर 9 गेंद शेष रहते हासिल किया। दिग्गज खिलाड़ियों के बिना खेल रही भारतीय बैडमिंटन टीम सुधीर अमन कप के मैच में चीन से 0-5 की करारी शिकस्त के बाद सोमवार को क्वार्टर फाइनल की दौड़ से हुई बाहर। ग्रुप ए में ये भारत की लगातार दूसरी हार। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज देर रात ग्रुप स्टेज के मुकाबले में रियल मैड्रिड का सामना शेरिफ टिरसपोल की टीम से। देर रात होने वाले एक अन्य ग्रुप दौर के मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन टीम का सामना मैनचेस्टर सिटी से। इस अहम मुकाबले के लिए लायनल मेसी का पीएसजी के प्लेइंग 11 में शामिल होना लगभग तय। आज देर रात ही लिवरपूल की टीम भी चैंपियंस लीग में अपना दूसरा मुकाबला खेलने उतरेगी। लिवरपूल का सामना पोर्तो की टीम से। लिवरपूल ने प्रतियोगिता के अपने पहले मैच में एसी मिलान की टीम को 3-2 से किया पराजित। यूरोपियन फुटबॉल की संचालन संस्था यूएफए ने यूवेंटस, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के खिलाफ सुपर लीग के मसले पर कानूनी लड़ाई के अपने कदम से पीछे हटते हुए इसे खत्म कर दिया है। इस साल अप्रैल के महीने में इंग्लैंड, इटली और स्पेन के 12 फुटबॉल क्लबों के ग्रुप ने यूरोपीय फुटबॉल से हटने का फैसला करते हुए ब्रेकअवे सुपर लीग बनाने की घोषणा थी। हालांकि यूएफए के कड़े प्रतिरोध और फैंस की नाराजगी के बाद ज्यादातर क्लब ने अपने कदम वापस ले लिए थे। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान। 34 वर्षीय मोइन ने 64 टेस्ट में 195 विकेट लिए हैं। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।